देश भर के लाखों पेंशनर्स का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज का वीडियो पेंशनर्स के लिए डेडिकेटेड है, आपके लिए समर्पित है और इसमें पेंशनर्स के लिए विस्तृत एक्शन गाइड में लेकर आया हूं। 8 बिंदु ऐसे जो सभी पेंशनर के लिए जानने बेहद ही ज़रूरी हैं। अगर किसी पेंशनर को इन 8 में से एक बिंदु की भी जानकारी नहीं है तो ये लिए आपके लिए बिल्कुल भी ये सही नहीं है। तो यहाँ पर जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं उनको अपनी वित्तीय सुरक्षा और परिवार के भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए इन 8 बिंदुओं को जानना बेहद ही ज़रूरी है। बिना कोई आपका समय खराब किए हम चलते हैं सीधे बिंदुओं पर। नंबर 1, नॉमिनी की जानकारी की पुष्टि और अपडेट करना। यह बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैंने इसको 1 नंबर पर रखा है। ये गंभीर मुद्दा है जिस पर आपको ध्यान देना बेहद ही ज़रूरी है। नंबर 1, पीपीओ को जांचें। आपको इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि आपका जो पीपीओ है, पेंशन पेमेंट ऑर्डर है, उसमें नॉमिनी का नाम और उसकी जन्म तारीख आपके सर्विस रिकॉर्ड के अनुसार पूरी तरह सही है और जो आपके नॉमिनी हैं उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक में जो नाम और डेट ऑफ बर्थ है उनसे वह मैच करता है या नहीं करता है। आपको पता होगा कि कई बार ऐसे में जाने अनजाने में विसंगति होती है, तो नॉमिनी के नाम में, जन्मतिथि में मामूली सी गलती जो होती है वह पारिवारिक पेंशन को शुरू होने में वर्षों लग जाते हैं। फैमिली पेंशन शुरू नहीं हो पाती है और नॉमिनी को अदालती प्रक्रियाओं से भी गुजरना पड़ता है। बहुत सारे पेंशनर तो होते हैं जो थक हार के छोड़ देते हैं कि अब फैमिली पेंशन शुरू नहीं होगी, और कुछ एक जो होते हैं गिने चुने जो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हुए वे पेंशन प्राप्त करते हैं। यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि पेंशनर की डेथ के बाद में, मृत्यु के बाद में फैमिली पेंशनर जो होते हैं उनको बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मैंने देखा है कई सारे पेंशनर अभी भी चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उनके जो पीपीओ जो थे, पेंशनर का जो पीपीओ था उसमें नाम अलग था और उसके आधार कार्ड में स्पेलिंग में छोटी सी मिस्टेक होने की वजह से, डेट ऑफ बर्थ में छोटी सी मिस्टेक होने की वजह से ये बड़ी समस्या होती है। तो आप समय रहते आपके पीपीओ में जो नॉमिनी है उसका नाम और आपके सर्विस रिकॉर्ड में आप जो नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ है, नाम है, ये सही तरह से आप चेक कर लें। इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप कैसे चेक करें। इसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप अपने पीपीओ की प्रति लें और नॉमिनी का नाम, सर्विस रिकॉर्ड, बैंक रिकॉर्ड से मिलान करें। यदि कोई गलती है तो पेंशन स्वीकृति प्राधिकारी यानी जो पीपीए जो है उनसे संपर्क करके आप इसको सुधारें, लिखित में शिकायत करें। और दूसरी बात यह कि मान लीजिए कि पेंशनर के जो नॉमिनी हैं उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड में गलती है, तो उनके लिए आपको नज़दीकी आधार सेंटर में या फिर कॉमन सर्विस सेंटर में ई-मित्र पे जाकर आपको सही करवाना चाहिए। बहुत बड़ी समस्या होती है। 8 बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट लेकर आया हूँ मैं आपके लिए। अगला बिंदु है जीवन प्रमाण पत्र को लेकर। ये जीवन प्रमाण पत्र है, इसको लेकर भी आपको कई चीज़ें जानना बेहद ज़रूरी है। आपको पता है कि साल में एक बार आपको अनिवार्य वार्षिक रूप से जीवन प्रमाण पत्र देना होता है। साल के नवंबर महीने में आपका डीएलसी, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट आप जमा कराते होंगे। पहले आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट देते थे, चूँकि अब डीएलसी हो चुका है, डिजिटल हो चुका है। अगर आप नहीं देते हैं तो दिसंबर से पेंशन रोक दी जाती है। अब आपको बता दें कि पहले बैंक में लंबी कतारें लगती थी जो आपके जीवन प्रमाण पत्र जमा करने में परेशानी का सबब बनती थी, लेकिन अब आपको डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट आप घर बैठे भी जमा करा सकते हैं। आधार सेवा केंद्र से कर सकते हैं, कॉमन सर्विस सेंटर से कर सकते हैं, डाकघर या आईपीपीबी से कर सकते हैं और यहाँ तक अपने मोबाइल फ़ोन से भी कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि मोबाइल फ़ोन से कैसे करें तो आप कमेंट करें, आपके लिए वीडियो मैंने पहले से बना रखा है। आप घर बैठे अपने बिस्तर पे बैठे, अपने कुर्सी पे बैठे घर में 2 से 5 मिनट के बीच में ये प्रक्रिया कर सकते हैं। अगले वीडियो में फिर से मैं आपको ये समझा दूंगा। जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के बाद में जो आपका प्रमाण आईडी है वो नोट कर लें और भविष्य में ये आपको ज़रूरत हो सकती है। अगर आप किसी बीमारी से या असमर्थता के कारण घर से नहीं जा सकते हैं तो डोर स्टेप बैंकिंग का लाभ उठाएं और डोर स्टेप बैंकिंग के माध्यम से बैंक वाले आपके घर पर आकर जीवन प्रमाण पत्र सबमिट करेंगे। अब यहाँ पर बात ये आती है
कि जीवन प्रमाण पत्र को लेकर एक बड़ा मुद्दा यह है कि पेंशनर जो होते हैं उनके जीवन प्रमाण पत्र सबमिट हो जाता है, लेकिन फिर भी उनकी पेंशन रुक जाती है। उनके पीछे कारण जो है वो ये है कि या तो वे अपने जो डीएलसी जमा करते समय जो नाम है या आधार नंबर है उसमें कोई ना कोई छोटी मोटी त्रुटि हो जाती है। आप ध्यान रखें, इसमें किसी भी तरह की त्रुटि नहीं होनी चाहिए, वरना आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अगला है पेंशन और बैंक खातों की ऑडिट। आप अपने वित्तीय स्थिति पर नियंत्रण रखें। आप मासिक भुगतान की जांच करें कि आपके जो बैंक के जो पासबुक है उसके स्टेटमेंट की जांच करें। आपकी मूल पेंशन कितनी है, बेसिक कितनी है, उसके ऊपर महंगाई राहत यानी डीआर कितनी मिल रही है, अगर आपको विकलांग पेंशन मिल रही है तो वह कितनी है, अगर आपको और कोई अटैचमेंट आपको मिल रहा हो तो वह कितना मिल रहा है, ये आप अपनी पेंशन की पूरी नज़र रखें। जॉइंट अकाउंट जो है उसको आप एक्टिव रखें। अगर आपका खाता नॉमिनी के साथ में है, जॉइंट अकाउंट है, तो आप उसको एक्टिव रखें। एक्टिव मोड में आपको रखना चाहिए ताकि पेंशनर की मृत्यु के बाद में नॉमिनी को किसी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े। अब इसके लिए है कि आपको पेंशन डीआर ग्रेच्युटी की जो गणना है उसकी एक सुरक्षित प्रति रखनी चाहिए और उससे आपको समय समय पर मिलान करना चाहिए। यदि कोई त्रुटि पाई जाती है, गलती पाई जाती है, अगर आपको लगता है कि आपको पूरा पैसा नहीं मिल रहा है, तो आपको बैंक से नहीं बल्कि पेंशन स्वीकृत अधिकारी से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि वही बैंकों में अब पेंशन देते हैं। पहले ये काम बैंक करते थे, लेकिन आजकल बैंक को इससे फ्री कर दिया गया है। अगला है बहुत ही ज़रूरी, सभी पेंशनर के लिए आज के समय में साइबर सुरक्षा और गोपनीयता बनाए रखना बेहद ज़रूरी होता है। पेंशनर जो होते हैं वो भोले भाले होते हैं और डिजिटल फ्रॉड जैसे आजकल जो साइबर क्राइम चल रहे हैं उनके अंदर ये फंस जाते हैं। ठगी से बचने के लिए सबसे बड़ा हथियार है सतर्कता। आपको सतर्क होना पड़ेगा। वो सतर्क कैसे हों, इस वीडियो में आप बनेंगे, सुनेंगे जानकारी, तो आप पूरी तरह से सतर्क हो जाएंगे। आपको पता है कि गोपनीय जानकारी का आदान प्रदान बिल्कुल मना है। चाहे कोई बैंक का कर्मचारी या आपसे कोई पर्सनल चीज़ पूछे, आपका कोई इम्पोर्टेंट चीज़ पूछे, तो आप उसको बताने से मना करें। आपका ओटीपी, आपका पिन, सीवीवी, पासवर्ड, एटीएम, इनकी जानकारी किसी को भी फ़ोन पर नहीं देनी है। संदिग्ध आपके पास कॉल आता है, आपको ये कहता है कि आपकी पेंशन रुक जाएगी, आपको बोनस मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपको कोई डर दिखाता है, लालच दिखाता है, तो आप उस फ़ोन को काट देवें। आप डरे नहीं। आपको बता दें कि इस तरह से पेंशनर के पास में फ़िलहाल जो फ्रॉड कॉल जो आ रहे हैं वो इस तरह से आ रहे हैं। नंबर एक हम बात करते हैं, वो कहते हैं कि हम आपके जो डिपार्टमेंट से बोल रहे हैं, आपको वो बताएंगे, आपका पीपीओ नंबर बताएंगे, आपका आधार नंबर बताएंगे और उसके बाद में आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका नाम वगैरह बहुत सारी डिटेल आपको वो खुद बताते हैं। जब आपको वो डिटेल बताते हैं तो आपको लगता है कि ये तो वास्तव में ही अपने ऑफिस से बोल रहा है, अपने डिपार्टमेंट से बोल रहा है। उसके बाद में वो आपको डराते हैं कि आपके इसमें ये त्रुटि है, आपका मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है, आपका मोबाइल नंबर अपडेट था वो वापस से अपडेट करना पड़ेगा, एक बार रिन्यू करना पड़ेगा। इसके लिए हम आपको एक कॉल कर रहे हैं, ओटीपी कर रहे हैं, आप ऐसा करिए वैसा करिए। जब आप कहते हैं कि नहीं मेरे से नहीं हो पाता है, मेरे को इसकी जानकारी नहीं है, तो वे कहते हैं कि आपको कुछ नहीं करना है, हम कर देंगे। तो वो आपके फ़ोन में नंबर 2 यहाँ पर बिंदु चलता है, आपके फ़ोन में एनी डेस्क डाउनलोड करवाते हैं। एनी डेस्क या फिर और कोई दूसरा एप्लीकेशन करवा देते हैं इससे जुड़ा हुआ। आप कहते हैं कि आपको कहते हैं कि ये आप इंस्टॉल कर लो, हम कर देंगे। उसके बाद में आपके फ़ोन के अंदर सारा कंट्रोल वो कर लेते हैं, आपके खाते हों, आपकी पेंशन हो, सब वो हड़प लेते हैं। तीसरा यहाँ पे एक तरीका ये है कि आपके व्हाट्सएप पर वो एक आजकल भेजते हैं एपीके फाइल भेजते हैं व्हाट्सएप पे, जिसमें लिखा होता है अलग अलग तरह से एपीके फाइल भेजते हैं। पेंशन अपडेट के लिए ये है वो है, मतलब किसी भी नाम से एपीके फाइल भेज देते हैं। एपीके फाइल का मतलब होता है एप्लीकेशन भेजते हैं। ये एप्लीकेशन आपको जब भेजते हैं, फ़ोन वाले एप्लीकेशन, और आप अगर उस पर क्लिक कर दिए तो अब ये समझिए कि आपका फ़ोन पूरी तरह से उनके कंट्रोल में हो चुका है। आपकी पेंशन ही नहीं, आपके नाम से लोन भी ले सकते हैं आपकी पेंशन पे, और उसके बाद में आपके साथ बड़ा फ्रॉड हो सकता है। तो इसीलिए इनसे बचें। नंबर 4 बात आपके लिए है कि आपको कई बार ऐसा होता है कि आप तुरंत यहाँ पर ये आपको करना होगा, अन्यथा आपका जीवन प्रमाण पत्र है ये सबमिट नहीं हुआ है, आप ओटीपी दीजिए, जीवन प्रमाण पत्र है वो सबमिट हम कर रहे हैं, बैंक से बोल रहे हैं। आपको कभी भी ऐसा कॉल आता है तो आप ये कहें कि मैं आपके ब्रांच में आकर, आपके शाखा में आकर, या आप जिस ऑफिस से बोल रहे हैं उसी ऑफिस में आकर कार्रवाई करूँगा।
किसी भी हालत में आप फ़ोन के ऊपर किसी से कोई भी बात ऐसी ना करें। अगर आपको कहता है कि जीवन प्रमाण पत्र सबमिट नहीं हुआ है, तो आप कहें मैं बैंक में जाऊँगा या फिर ई-मित्र से जाके करूँगा या फिर किस ऑफिस से बोल रहे हैं आपको वहीं आ जाऊँगा मैं। तो आपको बता दें कि इन चीज़ों के फ्रॉड में आपको नहीं फंसना है। कोई फ्रॉड आपको संदिग्ध प्रयास करे तो आपको 1930 के ऊपर इसकी कंप्लेन कर सकते हैं। आप बैंक या पेंशन अकाउंट में एसएमएस अलर्ट रखें ताकि आपको कोई भी इसकी सूचना बैंक संबंधित आपको मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट और अच्छा वीडियो लेकर आए हैं जो आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर देवें और जैसे आप लाइक करेंगे एक हाइप लिखा आता है, हाइप पर भी क्लिक कर देवें। चैनल को सब्सक्राइब कर लेवें, कोई कमेंट हो वो टाइप कर देवें। आगे आता है पारिवारिक पेंशन की पात्रता की समझ। जी हाँ, आपके परिवार के सदस्यों को भविष्य में कोई कठिनाई ना हो, कोई समस्या ना हो, उसके लिए आपको पात्रता की समझ होना ज़रूरी है। आपको स्पष्ट पता होना चाहिए कि आपके बाद में कौन आपके पारिवारिक पेंशन का हकदार होगा। कोई पति है, पत्नी है या विकलांग बच्चे हैं, अविवाहित बेटी है और उनको किस उम्र तक ये पेंशन मिलने वाली है। तो ये आयु सीमा जो है ये आपके फैमिली पेंशनर के लिए अलग अलग नियम बने हुए हैं, अलग अलग विभागों के। आपके विभागों के अनुसार आपको ये जानकारी होना चाहिए। पारिवारिक पेंशन के लिए आपको आवश्यक दस्तावेज हैं, ये आपको पता होना चाहिए। आपके फैमिली पेंशनर को मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ में नॉमिनी का बैंक डिटेल और अन्य जो चेकलिस्ट है ये पेंशनर को ही तैयार करके रखनी चाहिए ताकि पेंशनर के बाद में जो बाकी जो पीछे जो फैमिली मेंबर बचते हैं उनको इतना नॉलेज नहीं होता। इसलिए फैमिली पेंशनर की सहायता के लिए, नॉमिनी की सहायता के लिए ये चीज़ें पेंशनर को तैयार करनी चाहिए। आगे है स्वास्थ्य योजना है उनको सक्रिय रखना। बुढ़ापे में स्वास्थ्य जो ये सबसे बड़ी प्राथमिकता है क्योंकि खुद की सेहत का ख्याल रखना बेहद ही ज़रूरी होता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं तो आपको सीजीएचएस या ईसीएचएस का फ़ायदा मिलता है। अगर आप स्टेट में हैं तो आपको स्टेट की हेल्थ सर्विस का मिलता है, जैसे राजस्थान में आरजीएचएस का फ़ायदा दिया जा रहा है। तो ऐसे में केंद्रीय सरकारी कर्मचारी सीजीएचएस कार्ड या फिर अगर आप पूर्व सैनिक हैं तो आपको ईसीएचएस कार्ड जो है, ऐसे अपने संबंधित स्वास्थ्य कार्ड जो है उनको वैलिड रखना चाहिए, अपडेट रखना चाहिए। क्योंकि उसमें ऐसा होता है कि कई बार आपके कोई बड़ा अचानक से समस्या हो जाती है स्वास्थ्य से संबंधित और जब हम जाते हैं तो वहाँ पे पता चलता है कार्ड हमारा ब्लॉक हो चुका है। उस टाइम पर हमने ये कार्ड में अपडेशन नहीं किया था जिसकी वजह से हमें ये समस्या ना हो। इसलिए आपको कार्ड अपना अपडेट रखना चाहिए। अगर आप किसी वजह से आप इमरजेंसी में पैसे देकर आपने ट्रीटमेंट लिया है तो उनका आप रीइंबर्समेंट लिया करें। बहुत सारे पेंशनर ऐसे हैं जो इमरजेंसी में अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं और वो पैसे वापस उनको नहीं मिलता है। तो आपको बता दें कि रीइंबर्समेंट है या क्लेम प्रक्रिया है, उसको ध्यान में रखते हुए अपने जो पैसे हैं उनको आप प्रतिपूर्ति आप कर सकते हैं। और इसके लिए कार्ड की नवीनीकरण तारीख जो है वो याद रखें। मेडिकल रिकॉर्ड है, बिल है, उनको अलग फाइल में रखें। वीडियो को लाइक करते रहें, हाइप करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट को टाइप कर लें। आगे है कर नियम और सुरक्षित निवेश। सेवानिवृत्ति के बाद में जो इनकम होती है, पास में पैसे होते हैं, उनको अच्छी तरीके से मैनेज करना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी माना जाता है। आपको पेंशनर होने के नाते आपको आयकर लाभ की जानकारी होनी चाहिए कि वरिष्ठ नागरिक हैं उनको क्या फ़ायदा मिलता है। इसके अलावा आपको अतिरिक्त लाभ जो दिए जाते हैं उनकी जानकारी होनी चाहिए। सुरक्षित निवेश, अगर आप अपने जो मेहनत की इनकम है या फिर आपकी पेंशन है उसको जमा करना चाहते हैं तो कई बार ऐसे होता है कि पेंशनर जो होते हैं वे लालच में आकर ज़्यादा यहाँ पे रिटर्न देखते हुए गलत जगह पे निवेश कर देते हैं। आपको बता दें कि वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना या बैंक की एफडी जो है ये सरकार की ही स्कीम है और इनमें पैसा सुरक्षित रहता है। किसी के लालच में, किसी के बहकावे में आकर आप अपने जो मेहनत की कमाई है, आप अपने जो पेंशन है उसको कहीं पर व्यर्थ ना करें। आपको बता दें कि उच्च रिटर्न वाले जो जोखिम जो होते हैं उनमें जोखिम ज़्यादा होता है और उनसे आपको बचना चाहिए। आगे दिया गया है अंतिम बिंदु, 8वां बिंदु, आवश्यक दस्तावेजों का केंद्रीयकृत संग्रह। अगर आपके सभी महत्वपूर्ण कागजात आपने जितने भी हैं उनको एक जगह पर आपको रखना चाहिए, एक फ़ाइल बनानी चाहिए। पीपीओ, पासबुक, आधार, पैन कार्ड, जीवन प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य कार्ड, नॉमिनी के सारे डॉक्यूमेंट, हार्ड कॉपी और इसके अलावा मोबाइल में सॉफ्ट कॉपी भी आपको रखनी चाहिए। और किसी विश्वसनीय परिजन को ही ये जानकारी बतानी चाहिए कि ये कहाँ है
और उसके अंदर पीपीओ नंबर समेत आपको हर जानकारी उसमें रखी होनी चाहिए। समय समय पर इनको अपडेट करना चाहिए। कोई डॉक्यूमेंट उसमें अगर लगाना हो या हटाना हो तो आप उसको करते रहें। याद रखें कि आपकी सतर्कता ही आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। इन बिंदुओं पर कार्रवाई करते हुए न केवल आप सुनिश्चित करेंगे कि सुरक्षित हैं, बल्कि आपके परिवार को भी भविष्य में कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। ऐसे वीडियो आपको यूट्यूब पर बहुत कम मिलेंगे। आपको फर्जी फ्रॉड वीडियो तो बहुत मिलते हैं, लेकिन ऐसे चैनल और ऐसी जानकारी आपको बहुत कम मिलती है। इसीलिए आप अगर इस चैनल पर आ गए हैं, अभी तक आपने पूरा देखा है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि हर वीडियो आपको मिलता रहे। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।